साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया था सर। थियोफाइटिन सर, थियोफाइटिन अप टू थियोफाइटिन। आज सर हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है। चलो बच्चों, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बताया था, और अब आप लोग याद रख लेना, जो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है ना, ये एसोसिएटेड होता है विद द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो इसी को आप कंटिन्यू कर लेना, और इसी में आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन non-cyclic photophosphorylation। अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कौन सा पिगमेंट सिस्टम से स्टार्ट होता है, 1 से या 2 से? 2 से। 2 से। यस सर। और या तो आप लोग लिख लेना पिगमेंट सिस्टम व्हाट 2। सेकेंड, और या तो हम लोग अगर इस पिगमेंट सिस्टम सेकेंड में देखेंगे, कौन सा रिएक्शन सेंटर था? P680 सर। P680। हाँ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या पिगमेंट सिस्टम सेकेंड या P680 इज associated with photolysis of water। associated with photolysis of water। तो अब बच्चों, अब सब हेडिंग कर लेना वहां में, और लिख लेना फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सो इसमें लिख लेना इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, it is the oxidation of water for the release of electrons and लिख लेना ऑक्सीजन। क्लियर? सो इसमें लिख लेना it occurs at grana, that is in the lumen of grana thylakoid membrane। grana thylakoid membrane, it occurs at grana that is in the lumen of grana thylakoid membrane। तो बच्चों, ल्यूमन क्या होता है? ल्यूमन मतलब जो स्पेस थाइलेकॉइड के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ल्यूमन। सो यहाँ पे लिख सकते हैं द स्पेस इन द थाइलेकॉइड, membrane is called as lumen। तो मीन्स अगर सपोज यहाँ में ये ग्राना है, और बच्चों ये ग्राना का यहाँ में हम लोग कंसिडर करेंगे ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, और जो ये अंदर में जगह है, जरा इसको हम लोग क्या कहेंगे? ल्यूमन कहेंगे। और जो ये मेम्ब्रेन होगा, व्हाट दिस मेम्ब्रेन इज? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। और ये आप लोगों को पता था कि अगर मैं और इसमें एक और ऐड कर दूं, नाउ दिस विल बी द ग्राना, ये एक होगा ग्राना। तो अब इस ल्यूमन में ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। एक कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, या हम उससे कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो देखो इसमें ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, और इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को हम लोग शॉर्टली ओईसी कहते हैं।
ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। वाटर splitting complex, water splitting complex helps in photolysis of water. Helps in photolysis of water. और next point लिख लेना आप, three minerals और जैसे मैग्नीज होगा और बच्चों जैसे कैल्शियम है और जैसे क्लोराइड है और या प्ले रोल three minerals, that is manganese, calcium and chloride ion, play their role during photolysis of water. बच्चों मुझे 3 मिनरल्स का नाम बताओ जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के साथ एसोसिएटेड होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड वेरी गुड। मैग्नीशियम होगा, मैग्नीज होगा, कैल्शियम होगा और क्लोराइड। अगर कभी कभार आप लोगों को कोई अमाइनो एसिड के बारे में पूछा जाए, कौन सा अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होता है, तो वो याद रख लेना टायरोसिन। तो इसमें आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। आर यू डन विद दिस? जी सर। हाँ, तो इसमें आप लोग लिख लेना टायरोसिन अमाइनो एसिड is also associated with photolysis of water. Is also associated with photolysis of water. अब देख लो आप इधर, अगर मैं यहाँ में ले लूं 4 वाटर मॉलिक्यूल्स और बच्चों ये 4 वाटर मॉलिक्यूल में अब ब्रेक करूं और इसको OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ले आए, तो ये 4 वाटर जो है यहाँ में बना देगा 4 प्रोटॉन और प्लस जो है यहाँ में मिलेगा 4 हाइड्रोक्साइड। तो अब अगर हम लोग ये 4 हाइड्रोक्साइड आयन देखें और ये 4 हाइड्रोक्साइड इसी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की वजह से ये कन्वर्ट होगा 4 इलेक्ट्रॉन में और प्लस 1 ऑक्सीजन में और प्लस 2 वाटर में। और अब अगर हम लोग नेट रिएक्शन देखें, तो बच्चों ये नेट रिएक्शन जरा बता दो क्या होगा। अब देख लो, अगर मैं ये 4 वाटर मॉलिक्यूल में से ये 2 वाटर मॉलिक्यूल माइनस करूं तो कितना वाटर मॉलिक्यूल बचेगा? 2 सर। 2 है ना? सर। तो अब अगर मैं कहूंगा कि 2 वाटर मॉलिक्यूल, अब देखो ये 4 हाइड्रोक्साइड आएंगे और ये 4 हाइड्रोक्साइड आएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना? जी सर। तो क्या बचेगा? 0, है ना? तो अब देख लो यहाँ पे, तो क्या कहूंगा मैं, यहाँ में 4 प्रोटॉन बचेगा, है ना? और प्लस जो है कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन प्लस कितना क्या बचेगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बचेगा। तो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, तो इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल कितने प्रोटॉन दे रहे हैं? 4 प्रोटॉन और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और प्लस क्या दे रहा है? 1 ऑक्सीजन। इज दिस क्लियर? जी सर। आप लोग इसमें काट भी सकते हैं, ये आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं। सपोज ये 4 हाइड्रोक्साइड, ये 4 हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और प्लस ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? इधर 2 बच जाएगा। तो इसीलिए, और फिर नेट में बचा 2 वाटर मॉलिक्यूल, 4 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 4, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब आप लोग का ये होना चाहिए, सर अगर थाइलिकॉइड मेम्ब्रेन के ल्यूमन में ये 4 प्रोटॉन बना, 4 इलेक्ट्रॉन बना और ऑक्सीजन बना, तो अब बताओ मुझे सर इस ऑक्सीजन का क्या होगा?
और इस प्रोटॉन का क्या होगा। जरा अब आप लोग ही बता दो क्या होगा इस प्रोटॉन का और क्या होगा इस ऑक्सीजन का। प्रोटॉन सर दे देंगे उस यो को। हाँ, प्रोटॉन अब कहाँ पे जमा होगा। LHC में सर। ना ना, जमा कहाँ होगा, कहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, कहाँ में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, ग्राना के किस जगह में, अभी बताया था ल्यूमेन सर, ल्यूमन में। ल्यूमेन। तो कहाँ में ये प्रोटॉन अब जमा हो जाएगा, ल्यूमन में, ल्यूमेन है ना। तो लिखो इसमें द प्रोटॉन्स, the protons produced by photolysis of water, gets accumulated in the lumen of thylakoids. The protons produced by photolysis of water gets accumulated in the lumen of thylakoids. और अब बताओ ऑक्सीजन क्या होगा, वो इवॉल्व होगा, वो रिलीज हो जाएगा। एंड द ऑक्सीजन is released outside. बच्चों लाइट तो किस पे पड़ा था, रिएक्शन सेंटर पे। जरा मुझे आप लोग पिगमेंट सिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर का नाम बताओ सर P680। सर। तो जब उस पे लाइट पड़ा था तो लाइट से उसका क्या हुआ था, एक्साइटेशन, एक्साइटेड सर, इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड ना। हो गए। तो जब वो एक्साइटेशन हुआ था तो उसने तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना। जी सर। अब बता दो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, सर P680 को। P680 को, ताकि वो वापस अपना इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है उसका आगे बढ़ा था, वो आगे बढ़ाया था प्लास्टोक्विनोन ने, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 फिर आगे बढ़ा था प्लास्टोसाइनिन ने पिगमेंट सिस्टम सेकंड फर्स्ट को, और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ने दिया था फेरेडॉक्सिन को, फेरेडॉक्सिन ने किसको दिया था, Na पॉजिटिव को। सो इसमें लिख लेना द electrons produced by photolysis of water are indirectly accepted by the reaction center, means chlorophyll A। आप कौन सा पिगमेंट सिस्टम, 2 पिगमेंट सिस्टम 2। तो अब मैंने इनडायरेक्टली वर्ड क्यों लिखा बच्चों, ये डायरेक्टली नहीं जाता। जरा कौन कौन सा आयन मैंने बताया था आप लोगों को यूज होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। सर क्लोरोफिल ए तो सर PS1 में होता है। ना ना, मैंने आयन कौन सा आयन जो है मिनरल यूज होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में, मिनरल। सर मैंगनीज, कैल्शियम एंड क्लोरीन सर। वेरी गुड। और कौन सा अमीनो एसिड कहा था, सर टायरोसिन, है ना। तो ये वाटर के इलेक्ट्रॉन बेसिकली उन्हीं को मिलता है, टायरोसिन वगैरह को मिलता है। और लेकिन फिर फाइनली जो है वो मैंगनीज वगैरह अपना इलेक्ट्रॉन देता है रिएक्शन सेंटर को, और रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा इनडायरेक्टली। क्या लिखा, क्या ये रिएक्शन सेंटर डायरेक्टली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करता है, इनडायरेक्टली सर। बिकॉज वहां में आपको बताया था मैंने मैग्नीज का भी रोल होता है, टायरोसिन का भी। तो टायरोसिन मैग्नीज वगैरह का रोल यही होता है कि ये वाटर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, और ताकि जाके रिएक्शन सेंटर जो है उसको इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए। सो दिस, अब किसके साथ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एसोसिएट होता है, क्या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के साथ या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के साथ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या पिगमेंट सिस्टम सेकंड के साथ या पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के साथ, सेकंड सर। तो ये था रिगार्डिंग जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर था। तो बच्चों अब आप लोग इसी में
फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद में आप लोग हेडिंग कर लेना, एक हमें पढ़ना होता है रेड ड्रॉप और एक हमें पढ़ना होता है इमर्सन इफेक्ट। तो अब आप एक सब हेडिंग कर लेना और लिख लेना इमर्सन इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप। चलो आप लोग अपने दिमाग से बता देना, अगर मैं लाइट वो वाला लाइट यूज करूं जिसका वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से अबव होगा, अगर मैं वो वाला वेवलेंथ वाला लाइट यूज करूं जिसका वेवलेंथ 680 से अबव होगा, क्या फोटोसिंथेसिस जो होगा क्या वो इंक्रीज होगा उसका यील्ड में, या फोटोसिंथेटिक यील्ड डिक्रीज हो जाएगा? सर PS1 तो सर इंक्रीज होगा। मैं आपको दोबारा से रिपीट करूं, अगर मैं एक लाइट यूज करूं, खाली एक ही लाइट यूज करूं जिसका वेवलेंथ होगा 680 से अबव, यानी कि 700 मान लेंगे। अब बता दो, अगर हम वो लाइट यूज करेंगे जिसका वेवलेंथ खाली 700 नैनोमीटर है, क्या खाली 700 नैनोमीटर लाइट यूज करने से फोटोसिंथेसिस का यील्ड इंक्रीज होगा या फोटोसिंथेसिस का यील्ड डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा सर, डिक्रीज सर। क्यों? खाली एक ही लाइट सर। खाली है कि सर? खाली लाइट एक ही पिगमेंट सिस्टम काम करेगा, वो कौन सा होगा? वो सर पिगमेंट सिस्टम 1 या पिगमेंट सिस्टम सेकंड? PS1 सर। PS1, बिकॉज PS1 का रिएक्शन सेंटर क्या था? P700 P700, तो वही काम। सर। क्या P680 काम कर पाएगा? नहीं नो कर सर, पाएगा, नहीं काम करेगा। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन चलेगा या बंद रहेगा? बंद बंद रहेगा। रहेगा। बंद रहेगा। तो अब बता दो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन चलेगा तो लेकिन उससे खाली क्या बनता है? एटीपी, NADH तो नहीं बनता है। तो नहीं अगर बनता, नॉन साइक्लिक नहीं चलेगा, क्या NADH बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो क्या एटीपी नेट ज्यादा प्रोड्यूस होगा या कम प्रोड्यूस होगा? कम 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 होगा सर। सर, फिर तो फोटोसिंथेटिक यील्ड क्या होगा? कम डिक्रीज होगा। होगा है। तो लिखो इसमें, यहाँ में पहले हम लोग देखेंगे एक रेड ड्रॉप देखना है, एक हमें क्या देखना है? इमर्सन इफेक्ट। तो ये रेड ड्रॉप लिख लेना, ये दोनों इमर्सन था और बच्चों अर्नोल्ड है, और जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया और क्लोरेला पे। सो लिखो इसमें, इट वाज explained by Emerson and Arnold. Or not by experimenting, by experimenting on chlorella. क्लियर? तो अब हमें देखना है कि इसमें हमें क्या लिखना है अब रेड ड्रॉप के लिए, और क्या लिखना है हमें इस इमर्सन इफेक्ट के लिए। तो रेड ड्रॉप में लिख लेना, इट इज डिक्रीज इन photosynthetic yield. It is decrease in photosynthetic yield when monochromatic when monochromatic light when monochromatic beam of light या when monochromatic light of 700 नैनोमीटर। ठीक है? और बच्चों ब्रैकेट में जो है लिख लेना आप, क्या 600 होगा या 680 नैनोमीटर से ज्यादा? 680 नैनोमीटर से ज्यादा। हाँ, ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर। It is decrease in photosynthetic yield when monochromatic beam of light of 700 nanometer is supplied. क्लियर? जी सर। तो ये हो गया। अच्छा, हम लोगों ने इसमें नहीं लिखा था, जहाँ पे इट इज लिखा ना,
तो आप लोग इट इज की जगह में क्या लिख लेना, रेड ड्रॉप। जी सर। इट इज डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस यील्ड व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो यहाँ पे आप लोग हेडिंग कर लेना रेड ड्रॉप। और बच्चों फिर आप लोग इसमें नीचे लिख लेना है। तो अब आप लोग दूसरा हेडिंग सब हेडिंग कर लेना, इमर्सन इफेक्ट। सर मोनोक्रोमेटिक क्या होता है सर? अब मोनोक्रोमेटिक मतलब वो लाइट जिसका एक ही वेवलेंथ होगा। ओके सर। एक वेवलेंथ वाला लाइट को क्या कहेंगे, मोनोक्रोमेटिक। अब बता दो, अगर हम लोग 600 नैनोमीटर वाला लाइट भी यूज करेंगे और 680 नैनोमीटर वाला भी लाइट यूज करेंगे, क्या फोटोसिंथेटिक यील्ड कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं इमर्सन इफेक्ट। तो लिखो इसमें इट इज द enhancement, it is the enhancement या increase in photosynthetic yield. Enhancement या increase in photosynthetic yield when both light of 700 nanometer and 680 nanometer are supplied together. Clear? जी सर। तो अब बता दो बच्चों, अगर आप लोग ये रेड ड्रॉप और इमर्सन इफेक्ट से आप लोग कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, तो क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप लोग? व्हाट सर यू विल कंक्लूड? सर 700 में कम होता है और दोनों मिला के ज्यादा होता है सर, यील्ड जो है। आप क्या कहेंगे, अब फोटोसिंथेसिस के लिए एक ही पिगमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट है या दोनों रिक्वायरमेंट है? दोनों बोलता सर। दोनों। तो फोटो दोनों ऑपरेट क्या कर रहा है, साइमल्टेनियसली। और जी सर। उनके लिए कौन कौन सा लाइट चाहिए, 700 नैनोमीटर और कौन सा, 680। 680 नैनोमीटर। सो इसमें आप लोग लिख लेना, यहाँ में 10 it is concluded that thus by the help of these experiments it is concluded that two types of photosystems and that is pigment system 1 and what? पिगमेंट PS2 सिस्टम। Second, or present in photosynthetic units. Because these photosystems operate simultaneously and their activation requires light of what? 700 एंड 680। nanometer and 680 nanometer. तो दैट मींस जब ये दोनों वेवलेंथ वाला लाइट आएगा तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, अगर एक ही आएगा तो ज्यादा यील्ड नहीं होगा।
अब अगर मैं आप लोगों से कहता कि हमने 680 वाला यूज किया, 680 वाला, क्या ज्यादा यील्ड होगा या कम यील्ड होगा? कम सर। कम या ज्यादा? चलो कम क्यों होगा? सर बिकॉज ओनली वन सर NADH। ना ना ना, दोबारा इसको करेक्ट कर लो और करेक्ट कर लो सर ओनली वन ATP एंड NADH इज वन सर। ना। अगर हम लोग 680 का खाली यूज करेंगे तो बच्चों 680 किसके साथ चलता है? क्या 680 अकेले काम करता है या नो सर, 680 काम करता है विद 700? विथ 700 सर विद बोथ। 700 है ना। लेकिन 700 अकेले काम कर सकता है या उसको हमेशा चाहिए 680? अकेले काम सर कर सकता है अकेले 700। काम कर सकता है। तो इसीलिए इसका मतलब अगर हम लोग 700 वाला यूज करें तो एटीपी बनेगा, और लेकिन अगर हम लोग 680 वाला करेगा NADH वगैरह नहीं बन पाएगा, क्योंकि 680 पे पिगमेंट सिस्टम 700 एक्टिवेट नहीं होगा। क्योंकि पिगमेंट सिस्टम 700 के जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या NADH बनाता है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट या पिगमेंट सिस्टम सेकेंड? तीनों सिस्टम फास्ट सर। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट P700 गुड है। तो फिलहाल ये था यहाँ में व्हाट वी कॉल एज द इमर्सन इफेक्ट। और क्या बताया था मैंने आपको? व्हाट? रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप। तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना, सब हेडिंग वहां पे, क्वांटम क्वांटम रिक्वायरमेंट एंड क्वांटम यील्ड। तो ये डेफिनेशन दो अब आप लोगों को याद रखना है बच्चों। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब हुआ था, जरा कितने वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुए ताकि एक ऑक्सीजन रिलीज हो जाए? सर 2 सर। वेरी गुड। तो अब देखना है हमें, अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व होगा तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के इवोल्यूशन के लिए कितना फोटॉन्स का जरूरत होता है? अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, तो कितना फोटॉन्स का जरूरत होता है? तो उसको कहते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्या कहते हैं? क्वांटम रिक्वायरमेंट। तो अगर हम लोग कहेंगे एक फोटॉन से कितना ऑक्सीजन रिलीज होगा, उसको कहते हैं क्वांटम यील्ड। जरा क्या बताया मैंने? क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या हुआ कि कितने फोटॉन्स का जरूरत है ताकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व हो। रिलीज हो जाए। और क्वांटम यील्ड है कितना ऑक्सीजन रिलीज होता है बाय 1 फोटॉन, तो उसको कहते हैं क्वांटम यील्ड। तो लिखो इसमें आप यहाँ पे द नंबर ऑफ लाइट क्वांटा, और या हम उस लाइट क्वांटा को जरा बच्चों क्या कहते हैं ऑल्सो? फोटॉन्स। फोटोन। द नंबर ऑफ लाइट क्वांटा या फोटॉन्स रिक्वायर्ड फॉर द release of 1 mole of oxygen, for the release of 1 mole of oxygen in photosynthesis is called as quantum requirement. उसी को क्या कहते हैं हम लोग? क्वांटम। अब इमर्सन ने कैलकुलेट करा और कहा कि जो क्वांटम रिक्वायरमेंट जो है वो 8 होता है। सो लिखो क्वांटम रिक्वायरमेंट, या इट इज इक्वल टू, या इट इज इक्वल टू 8, इट इज इक्वल टू 8 as calculated by, सर 8 फोटोन और व्हाट सर? हाँ अभी मैं लिखाऊंगा, इट इज इक्वल टू 8 as calculated by इमर्सन। और इसका मतलब क्या है? दैट इज 8 photons, that is 8 photons are required for the evolution of 1 oxygen।
अब बताओ बच्चों, क्वांटम रिक्वायरमेंट कितना के बराबर होता है? 8 मींस 8 8 सर। फोटोन चाहिए ताकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन molecule evolved by 1 quantum of light, या ब्रैकेट में क्या लिख लेना, 1 photon of light is called as, 1 photon of light in photosynthesis, during photosynthesis. In photosynthesis is called as quantum yield. ठीक, सो इसमें लिख लेना, इट इज इक्वल टू 0.125। अब देख लो, आप यहाँ में अगर हम लोग कहेंगे 8 फोटॉन्स की वजह से, सर 1/8 करके होता है सर। वेरी गुड है। तो 8 फोटॉन की वजह से बच्चों कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हुआ था? 1 सर। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो अब बता दो, अगर मैं कहूंगा अब 1 फोटॉन की वजह से 1/8 तो वो क्या हो जाएगा, 1/8, और वो 1/8 1/8 कितने का होगा, 0.125। और अगर मैं परसेंटेज में लिखूं तो परसेंटेज में कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करें, और 100 से मल्टीप्लाई करके वो कितना हो जाएगा, 12.5। 12.5%। तो दैट मीन्स 12.5% ऑफ क्या, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होते जाएगा। तो या तो मे बी परसेंटेज में पूछा जाएगा या तो ऐसे नंबर में पूछा जाएगा। क्या ये सबको समझ आया? जी सर। तो दैट मीन्स क्वांटम यील्ड जो है वो किसके बराबर होता है, 1/8 होगा। So this was regarding the what we call as the quantum requirement and the quantum yield. तो अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है लिख लेना, डिफरेंस बिटवीन पिगमेंट सिस्टम 1 एंड व्हाट, 2। पिगमेंट सिस्टम 2। तो इसमें आप लोग लिख लेना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों से मे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, the sequence of pigment system 1 and pigment system 2 is based on their what, based on their what, discovery. Is based on the discovery, but not on their role or the wavelength they work at. तो बच्चों अब बता दो, पिगमेंट सिस्टम 1 क्यों दिया है, पहले कौन सा डिस्कवर हुआ होगा, पिगमेंट सिस्टम 1, और बाद में क्या हुआ, पिगमेंट सिस्टम। तो इसी डिस्कवरी के बेसिस पे इनको नंबर मिला है 1 और 2। ना कोई रोल है, ना कोई लाइट है, कौन किस में हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली डिस्कवरी के बेसिस पे इनको ये नंबर मिला है। तो अब हमें पता है कि 2 तरह का ये पिगमेंट सिस्टम है, और एक 1 है एक 2 है। तो क्या करेंगे, अब 2 कॉलम बनाएंगे, और 2 कॉलम में, एक कॉलम में लिख लेना पिगमेंट सिस्टम 1, और बच्चों एक कॉलम में जो है लिख लेना पिगमेंट सिस्टम 2। चलो बता दो मुझे कोई पहला डिफरेंस जो आप लोग खुद से बता सकते हैं। Sir, its works are alone, sir.
It can, sir, produce any और चलो रिएक्शन सेंटर बता दो जरा मुझे, इसका क्या है पिगमेंट सिस्टम का? P700 है। and P680. वेरी गुड, इट्स रिएक्शन सेंटर इज, इट्स रिएक्शन सेंटर इज व्हाट? P700 P700। और बच्चों इसका रिएक्शन सेंटर? P680. P600 इट्स रिएक्शन सेंटर इज P680। चलो अब बता दो मुझे पिगमेंट सिस्टम 1 में या पिगमेंट सिस्टम 2 में अच्छा कौन काम कर रहा है साइक्लिक में खाली, और कौन काम करता है बोथ साइक्लिक एंड नॉन PS1 साइक्लिक? PS1 sir, PS2 non चलो लिखो, इट वर्क्स इन बोथ, it works in both cyclic PS1 and cyclic and non-cyclic. and non-cyclic, Non-cyclic. non-cyclic photophosphorylation। और ये वाला खाली कहाँ काम करता है? Non-cyclic. cyclic Non-cyclic। photophosphorylation. It works only in cyclic photophosphorylation। Sir, non-cyclic, sir. हाँ सॉरी, it works only in non-cyclic photophosphorylation। क्लियर? जी सर। चलो बच्चों जरा कौन NADP पॉजिटिव को रिड्यूस करता है? सर PS2 सर। PS2. PS2 या PS1? PS2 NADP, वेरी गुड, PS1। NADP कहाँ पे, NADP पॉजिटिव कहाँ पे बना था? NADPH पिगमेंट सिस्टम 1 में कहाँ में? Stromal. हाँ ये तो सर यहाँ पे लिख लेना, इट हैज, अब बता दो क्या इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है या इसका रिड्यूसिंग नेचर है? reducing nature सर। वेरी गुड, इट हैज रिड्यूसिंग नेचर as it reduces what? NAD positive. NAD positive. NADP positive to NADH. NADPH. ना NADH अलग है। यहाँ पे NADP. फोटोसिंथेसिस में आपको क्या बात करना है? NADP. हाँ, इट वर्क्स ओनली इन, और यहाँ पे आप बता दो मुझे, क्या आपको लग रहा है कि पिगमेंट सेकंड में कोई ऑक्सीडाइज हुआ था, कोई चीज ऑक्सीडाइज हुआ था पिगमेंट सेकंड में? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। सर वाटर सर। वाटर। अब बता दो मुझे इसका क्या होगा, अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा या इसका? हाँ, इट हैज व्हाट? Oxidizing nature. Oxidizing nature as it helps in oxidation of water, यानी कि photolysis of water। क्लियर? Yes sir. तो बच्चों अब आप लोगों को याद रखना है कि जो लोकेशन में बता दूंगा आप लोगों को, जरा कौन सा आप लोगों को कहा था मैंने पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट होता है इनमें, स्ट्रोमल लेमेली में? सर PS1 सर। चलो लिखो इसमें, इट इज लोकेटेड, it is located at non-appressed, it is located in non-appressed, non-appressed मतलब फ्री सरफेस, हाँ, non-appressed parts of grana thylakoid and stromal lamellae। grana thylakoid and Previous fistula sir. just wait one minute, and stromal lamellae।
It is located at non-appressed APPRESSED और यानी कि free surface non-appressed parts of grana thylakoid and stromal lamellae. Are you done with this? जी सर। अब और यहाँ पे साथ में लिखना है स्ट्रोमल लेमेले, इसमें ग्राना थाइलोकॉइड एंड स्ट्रोमल लेमेले, और इसमें लिख लेना इट इज प्रेजेंट या इट इज यूजुअली प्रेजेंट, इट इज यूजुअली प्रेजेंट एट एप्रेस, और एप्रेस मतलब जो इन कांटेक्ट में होगा और फ्री नहीं होगा, एप्रेस पार्ट्स ऑफ ग्राना थाइलोकॉइड। और इसको इंपॉर्टेंट कर देना इस वाले डिफरेंस को। इट इज लोकेटेड एट नॉन एप्रेस पार्ट्स ऑफ ग्राना थाइलोकॉइड एंड द स्ट्रोमल लेमेले, और ये वाला प्रेजेंट होता है सेकंड वाला, इट इज यूजुअली प्रेजेंट एट द एप्रेस या कहेंगे या कांटेक्ट वाला पार्ट जो होगा पार्ट्स ऑफ ग्राना थाइलोकॉइड। जी सर। इज दिस क्लियर? यस सर। अब देखो मैं आप लोगों को यहाँ में थोड़ा सा एप्रेस वाला और नॉन एप्रेस वाला पार्ट समझा देता हूँ, तो ये आप डिफरेंसेस को क्लोज कर देना। अब देखो इधर, या इस डिफरेंस के अंदर भी लिखना चाहो लेकिन अलग अलग नहीं मिलेगा तो एक ही जगह मैं बता दूंगा आपको एप्रेस वाला नॉन एप्रेस वाला पार्ट क्या हुआ। तो देखो अगर सपोज मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं ये ग्राना है, ये वाला, और बच्चों ये ग्राना जो है ये इसका थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन है। तो कौन सा मेम्ब्रेन है ये? थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन है। तो ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन जो है, अब इसका हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये एक ग्राना है, और यहाँ से हम लोग कहेंगे कि ये दूसरा, सपोज इसमें थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन, और ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन हम लोग कहेंगे जरा दो ग्राना को कौन कनेक्ट करके रखता है? स्ट्रोमल लेमेली। स्ट्रोमल लेमेली। तो हम लोग कहेंगे कि ये वाला जो है यहाँ में स्ट्रोमल लेमेली। तो बच्चों ये यहाँ में एक दूसरा थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन, और अब ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन जो होगा इट विल रिमेन कनेक्टेड विद दिस स्ट्रोमल लेमेली। ठीक है, और साइमल्टेनियसली हम लोग यहाँ पे तीसरा ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन दिखाएंगे इस ग्राना का। अब देख लो ये वाला जो पार्ट होगा, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ना ये इन कांटेक्ट है। क्या है? इन कॉन्टैक्ट सर। ये वाला पार्ट। और बच्चों ये वाला पार्ट भी क्या है? इन कॉन्टैक्ट। इन कांटेक्ट। ये वाला पार्ट भी क्या है? इन कॉन्टैक्ट। इन कांटेक्ट है। और अब बता दो क्या ये एप्रेस पार्ट होगा या नॉन एप्रेस पार्ट होगा? एप्रेस सर। एप्रेस पार्ट। तो अब ये वाला बता दो जरा मुझे, ये वाला क्या होगा? नॉन एप्रेस्ड। नॉन नॉन एप्रेस सर। एप्रेस। और ये भी क्या होगा? नॉन एप्रेस, है ना? नॉन एप्रेस। जी और सर। ये वाला भी क्या होगा? नॉन नॉन एप्रेस्ड। एप्रेस। नॉन एप्रेस। ये वाला क्या होगा? नॉन एप्रेस। तो फिलहाल हम लोग कहेंगे कि अगर यहीं तक होगा, ये मान ले तीन ही है, तो ये भी क्या होगा? नॉन एप्रेस। ये भी क्या होगा? नॉन एप्रेस। अब ये वाला कौन सा लेमिली है इधर? स्ट्रोमल लेमिली। स्ट्रोमल लेमेली। तो दैट मीन्स यहाँ में अगर हम लोग देखें जो इसमें होगा, ये वाला बता दो मुझे, क्या अब ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होगा या पिगमेंट सिस्टम सेकंड होगा?
सर ये वाला सेकंड सर pigment सेकंड system second, है ना? तो ये वाला बता दो मुझे, ये वाला क्या होगा वन इधर? सर लिनियर सिस्टम 1 वेरी गुड, ये होगा ये। चलो मैं दूसरा कलर से बनाऊंगा। जरा यहाँ में बता दो क्या होगा ये, 1 या 2? PS1 1 सर तो अब हम लोग देखेंगे कि जो ये येलो, ये येलो वाला जो है, क्या येलो वाला पार्ट अप्रेस्ड है या नॉन अप्रेस्ड है? नॉन अप्रेस्ड नॉन Pressed अप्रेस्ड। और बच्चों ये कौन सा लेमिली है? स्ट्रोमल लेमेली स्ट्रोमल लेमिली। और जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, व्हाट दिस ग्रीन पार्ट इज है? सर compressed PS2 सर दिस इज Press, अप्रेस्ड पार्ट। जी सर और जो इसमें होगा, एंड दिस वन विल बी द PS1 या PS2? PS1 PS1। और बच्चों ये वाला क्या होगा इधर में? PS2 ये PS2। चलो यहाँ में भी हम दिखा सकते हैं PS2 होगा। और ये भी क्या होगा इधर? PS2 PS1 PS1 या PS2? PS1 PS1 PS1। बिकॉज स्ट्रोमल लेमेली में क्या होता है? PS1 PS1। और ये जो अप्रेस पार्ट होता है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन का, वहां में PS1। और जो ये प्रेस पार्ट होगा यहाँ में क्या होगा? PS2 होगा। सो दिस विल बी द PS1 है। और क्या था एब्सेंट इस स्ट्रोमल लेमेली में? एक तो बताया था पिगमेंट सिस्टम सेकंड इसमें एब्सेंट होता है, और क्या था एब्सेंट इसमें? कोई बच्चा बताएगा मुझे और क्या था एब्सेंट इसमें? सर FNR reductase वेरी गुड। हाँ, एफएनआर था इसमें, फेरिडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेस। NADP तो यहाँ में लिख लेना PS1 एंड PS2। PS1 and PS2 in suppressed and सर नॉन अप्रेस्ड और अप्रेस्ड ये दो है ना सर क्या कह रहे हैं आप गुलजार? सर नॉन अप्रेस्ड और अप्रेस्ड ना सर हम क्या कह रहे हैं? नॉन अप्रेस या अप्रेस्ड यहाँ पे अप्रेस? जी सर यहाँ पे नॉन अप्रेस और यहाँ पे क्या हो गया? अप्रेस्ड अप्रेस। जैसे हम लोग प्रेस कहते हैं ना, प्रेस, जी तो सर मतलब ये प्रेस जो है इधर, ये वाला, और ये प्रेस नहीं है, तो इसीलिए नॉन अप्रेस्ड और ये वाला अप्रेस्ड हो गया। और फिगर में लिख लेना पिगमेंट सिस्टम 1 and 2 in oppressed and pressed part of thylakoid membrane. Are you done with this diagram? yes sir तो बच्चों ये था रिगार्डिंग जो है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम का सेकंड का डायग्राम। जरा क्या होता है इमर्सन इफेक्ट, क्या होता है?
व्हाट इज इमर्शन इफेक्ट? चलो जल्दी, क्या इमर्शन इफेक्ट एनहांसमेंट इन फोटोसिंथेटिक यील्ड या ड्रॉप इन दिस फोटोसिंथेटिक यील्ड? सर Enhancements. एनहांसमेंट कब होगा? एनहांसमेंट when both 680 and 700 are used या only one? बहुत सर बहुत सर और रेड ड्रॉप क्या बताया था? सर एक Only होता है सर जब 700 हम लोग खाली 700 वाली वेवलेंथ को यूज करें तो फोटोसिंथेसिस यील्ड डिक्रीज होगा, तो उसको क्या कहते हैं? रेड ड्रॉप कहते हैं। ड्रॉप। तो अब देख लो बच्चों, इसमें हम लोगों ने चाहे वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन था, चाहे वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन था, तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आप लोगों को मैंने बताया था कि एटीपी बनता है। क्या बनेगा? एटीपी एटीपी बनेगा। तो बच्चों जरा माइटोकॉन्ड्रिया में बता दो आप लोग, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोगों को क्या सिखाया था? मैंने आप लोगों को जब एटीपी बनता है उस प्रोसेस को क्या कहा था? क्रैब साइकिल सर। ना, ईटीसी में एटीपी बनना उसको क्या कहते थे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वेरी गुड, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब जो फोटोसिंथेसिस के समय एटीपी बनता है उसको क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन वेरी गुड, क्या कहते हैं? फोटो फॉस्फोराइलेशन फॉस्फोराइलेशन। तो अब जरा कौन सा मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल था माइटोकॉन्ड्रिया के ईटीसी में जो एटीपी बनाता था? व्हाट वाज दैट हाइपोथेसिस कॉल्ड एज? सर केमी वेरी ऑस्मोटिक गुड, प्रोसेस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। और वो जी केमी सर ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दिया था? सर पीटर मिचेल ये पीटर मिचेल ने, है ना? तो अब आप लोग यहाँ में एक सब इसी में फिलहाल हमें अभी हमने डार्क रिएक्शन नहीं किया, अभी हम लोग कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं? लाइट लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कर रहे हैं। तो लाइट रिएक्शन में आप लोग लिख लेना केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस या ब्रैकेट में लिख लेना मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, और ये बहुत ही सिमिलर है ये उसी से। तो लेकिन बच्चों जो डायरेक्शन होगा ना, डायरेक्शन यहाँ थोड़ा उल्टा दिखना है हमें, और डायरेक्शन उल्टा होगा लेकिन सिमिलर है। अब बताओ मुझे इस पीटर मिचेल हाइपोथेसिस या केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के हिसाब से जरा क्या कौन सा दो ग्रेडियंट बताया था मैंने प्रोड्यूस होता है? सर प्रोटॉन ग्रेडियंट आंसर Electron potential gradient. वेरी गुड। एक बताया था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होता है और दूसरा क्या बताया था? प्रोटॉन ग्रेडियंट सर प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस हाइपोथेसिस is discovered by या put forward by Peter Mitchell and explains the formation of ATP during oxidative phosphorylation बच्चों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ में बताया था? एटीसी माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड लिख लेना फोटोफॉस्फोराइलेशन। एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, और फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट, सेल ऑर्गेनल मतलब क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, देखो इसमें ड्यूरिंग दिस या ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ATP
during the formation of ATP, proton gradient and electrical potential is developed across a membrane. Across a what? membrane. That is अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया लेंगे तो कौन सा मेम्ब्रेन? Inner membrane and sir interspace. Very good. That is inner mitochondrial membrane in oxidative phosphorylation. बहुत ही सिंपल है, उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा आप लोगों को होल्ड रखना है. So that is inner mitochondrial membrane in oxidative phosphorylation or thylakoid membrane. Or thylakoid membrane in photophosphorylation. Photophosphorylation. चलो बच्चों, मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, मैं देखता हूं आप लोगों का आइडिया है वो या नहीं है. अब आप लोग बता दो मुझे कि अगर मैं आप लोगों से कहूं स्टार्टिंग में प्रोटॉन कहां से गया था, ईटीसी में, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूं, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं फोटोफॉर, मैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर. जरा स्टार्टिंग में प्रोटॉन कहां से निकला था, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में? सर मैट्रिक्स से सर पास निकला था. वेरी गुड. मैट्रिक्स से कहां चला गया था? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में. सर और जब वो प्रोटॉन बना था, ग्रेडियंट बना था, फिर वापस कहां आया था? मैट्रिक्स में सर. मैट्रिक्स में आया था. कौन सा पार्टिकल के थ्रू? F0 पार्टिकल के थ्रू या F1 पार्टिकल? F0 सर. पार्टिकल. गुड. तो अब जरा एटीपी कहाँ बना था फिर? एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बना था या एटीपी बना था इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में? मैट्रिक्स सर. मैट्रिक्स F1 सर. वेरी गुड. कहाँ बना था? वो बना था मैट्रिक्स में. तो यहाँ पे जरा उल्टा बता दो मुझे उसका. अगर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन पहले निकला था मैट्रिक्स से और गया था इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, जरा बच्चों क्लोरोप्लास्ट में उल्टा बता दो क्या होगा फिर प्रोटॉन का ट्रांसफर स्टार्टिंग में? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू सर. थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा. जरा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर वाले साइड क्या है? ल्यूमेन. हाँ, वेरी गुड. मैं आप लोगों को यहाँ पे कहूंगा कि ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, बड़ा गौर से इसको बता देना. और ये जरा बता दो बच्चों, ये कौन सा मेम्ब्रेन है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है ना? तो इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ये वाला साइड जरा बता दो क्या होगा? ल्यूमेन. तो जी वाला जरा बता दो क्या होगा? स्ट्रोमा सर. वेरी गुड. क्या होगा? स्ट्रोमा. तो और ये वाला जो है दिस विल बी द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. अब बता दो मुझे, अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का उल्टा है तो अब बताओ पहले प्रोटॉन कहाँ से आएगा? क्या पहले ल्यूमन से स्ट्रोमा में जाएगा प्रोटॉन या स्ट्रोमा से ल्यूमन में आएगा प्रोटॉन? स्ट्रोमा से ल्यूमेन. स्ट्रोमा से ल्यूमन में आएगा, है ना? तो अब अगर इस स्ट्रोमा से ये प्रोटॉन आ रहा है और जा रहा है किसमें? ल्यूमन में. तो बच्चों फिर वो प्रोटॉन जो है वापस जाएगा कहाँ से? ल्यूमन से. और किसमें चला जाएगा? स्ट्रोमा में. तो अब इस वक्त यहाँ में एटीपी बनेगा और जो वो एटीपी बनेगा वो एक एंजाइम बनाता है और जिस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेस. जो वहां में था वही नाम इधर भी होगा. जी सर. ठीक है. तो अब बताओ मुझे एटीपी कहाँ बनेगा, क्या ल्यूमन में या मैट्रिक्स में? स्ट्रोमा में. हाँ, वेरी गुड. स्ट्रोमा में. तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा, चलो मैं एटीपी सिंथेस को अब यहाँ नहीं बनाऊंगा, मैं एटीपी सिंथेस को उधर ही बनाऊंगा जहां मैंने प्रोटॉन को वापस भेजा. तो ये है यहाँ में एटीपी सिंथेस का मशीनरी और ये एटीपी सिंथेस का मशीनरी जो है अब यहाँ से प्रोटॉन आ रहा है और ये प्रोटॉन जो है वापस चला गया. तो जब प्रोटॉन
स्टार्टिंग में इधर से आया था, ये फर्स्ट स्टेप होगा, और बच्चों ये वाला सेकेंड स्टेप होगा। और जब प्रोटॉन वापस चला जाएगा स्ट्रोमा में, तो एटीपी अब यहाँ पे बनेगा। अब बताओ एटीपी कहाँ बनेगा? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में। एटीपी कहाँ बनेगा? तो स्ट्रोमा में। यही है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका हल्का सा वो फॉर्म बता दूंगा जो थोड़ा सा हमें ट्रांसपोर्टर्स का भी यूज करना है, जो मैंने साइक्लिक नॉन साइक्लिक के ट्रांसपोर्टर बताए। तो ये फिलहाल सिंपलेस्ट डायग्राम है। तो अब बताओ ऑक्सीडेटिव। सर यहाँ पर एडीपी यूज होगा क्या सर? हाँ यूज एडीपी। होगा, मैं फिलहाल रफली बता रहा हूँ। एटीपी बिना एडीपी के बनेगा ही जी सर। नहीं। एटीपी बिना किसके नहीं बनेगा? एडीपी। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बगैर नहीं बनेगा। तो अब जी सर। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में कहाँ एटीपी बनता है? मैट्रिक्स में या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में सर। लेकिन प्रोटॉन स्टार्टिंग कहाँ से जाता है? मैट्रिक्स से मैट्रिक्स से। इंटर मेम्ब्रेन, और फिर इंटर मेम्ब्रेन से वापस आता है मैट्रिक्स में, और फिर लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ स्ट्रोमा से ल्यूमन में, और फिर ल्यूमन से वापस कहाँ जाता है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में। और एटीपी कहाँ बनेगा? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा के अंदर बनेगा। तो अब ये एटीपी सिंथेज एंजाइम है जो बच्चों एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो पहले मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाऊंगा और फिर उसके बाद में लिखाऊंगा। तो ये चलो मैं पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट के बारे में लिखाऊंगा यहाँ पे। तो अब बता दो मुझे, अगर जो ये एटीपी सिंथेसिस जब होगा ना, तो एटीपी सिंथेसिस के समय हमें कुछ चीजों का जरूरत पड़ता है। तो वो लिखो आप यहाँ पे, लिखो ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस या ड्यूरिंग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस या ड्यूरिंग केमी ऑस्मोसिस। ड्यूरिंग केमी ऑस्मोसिस द रिक्वायरमेंट्स, ऐसे लिखो, द ड्यूरिंग केमी ऑस्मोसिस अ मेम्ब्रेन comma a proton pump, comma a proton gradient, and ATP synthase are required। तो बच्चों क्या क्या चीज अब हमें चाहिए जब ये एटीपी केमी ऑस्मोसिस होगा? क्या क्या चाहिए? एक प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन मेम्ब्रेन ग्रेडियंट। चाहिए, और एक क्या जी सर। चाहिए? प्रोटॉन पंप चाहिए। और जी फिर सर। क्या प्रोड्यूस होगा? प्रोटॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा। ग्रेडियंट। और फिर वो प्रोटॉन ग्रेडियंट कौन यूज करेगा? एटीपी एटीपी सिंथेज। सिंथेस, और वो क्या बना देगा? एटीपी एटीपी। बना एटीपी। देगा। तो अब हमने देखना है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो कैसे क्रिएट होगा। सो यहाँ पे लिख लेना आप मैकेनिज्म behind the development of proton gradient। चलो आप लोग जल्दी से आइडिया ले लो, जो मैंने आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बताया। अब बता दो मुझे, क्या कहीं से आपको लग रहा है फिलहाल ल्यूमन में प्रोटॉन जमा होगा? जी सर। हाँ, किसकी वजह से? पहला आप बता दो। सर ल्यूमन सर, फोटोलाइसिस आफ्टर सर वेरी फोटो। गुड, ठीक है। तो लिख लेना आप यहाँ में प्रोटॉन ग्रेडियंट during ATP synthesis is developed by following factors। तो इसमें से आप पहला फैक्टर जो है वो लिख लेना आप बच्चों, क्या? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। So लिख लेना the protons
the protons produced due to photolysis of water accumulates in the lumen of what? Thylakoid membrane. Very Thylakoid good. membrane. In the lumen of thylakoid membrane. The protons produced due to photolysis of water accumulates in lumen of thylakoid membrane and helps in development of Proton gradient. very good proton gradient. आप लोगों को प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या बताया था मैंने? चेंज इन किसका कंसंट्रेशन में? प्रोटॉन सर. प्रोटॉन. और बच्चों जब प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? पीएच ग्रेडियंट भी प्रोड्यूस होगा. जी सर. है ना? सर तो अगर पीएच ग्रेडियंट होगा तो मतलब ल्यूमन में क्या ज्यादा पीएच होगा अब या कम पीएच होगा? ज्यादा होगा सर. ल्यूमन में कम होगा सर. वेरी गुड, कम होगा क्योंकि ल्यूमन में प्रोटॉन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? ज्यादा हो रहा है. ज्यादा होगा. जहां प्रोटॉन ज्यादा होगा पीएच कम होगा उधर, या पीएच ज्यादा होगा? पीएच pH कम होगा. pH कम होगा. More proton, pH will be acidic. Acidic pH means less pH. Less pH. Low proton, high pH. So high pH means basic pH. जी सर. तो ठीक है. तो अब हम लोग सेकंड देखेंगे जरा. जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. जो फोटो सिस्टम है तो उसमें से आप लोगों ने देखा होगा एक फियोफाइटिन था. जरा फियोफाइटिन बता दो मुझे किसका पार्ट था? इलेक्ट्रॉन कैरियर था. सर PS2 का. वेरी गुड. हाँ, PS2 का. जरा इस फियोफाइटिन ने किससे इलेक्ट्रॉन लिया था? सर H2O Q सर. QAV से. ठीक, तो लिखो इसमें ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट by the electron carriers of photosystems, during electron transport by electron carriers of photosystems, the protons are also transferred across the thylakoid membrane. Across the what? Proton gradient. Thylakoid membrane. Protons are also transported across the thylakoid. अभी मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा और लिखते लिखते आप लोग थोड़ा समझ लेना, और फिर जो आप लोगों में डाउट रहेगा कुछ हो सकता है तो मैं आपको वो डायग्राम से वो डाउट क्लियर कर दूंगा. जरा बच्चों अब आप लोगों ने जो माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीसी पढ़ा था, क्या ईटीसी ने खाली इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर किया था या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के समय ऑल्सो प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ था? ऑल्सो प्रोटॉन सर. ऑल्सो प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ था. जरा ईटीसी में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने कितने प्रोटॉन ट्रांसफर किए थे? सर 4 सर. 4. कॉम्प्लेक्स 2 ने सर 0. कॉम्प्लेक्स में नहीं लिखा था. हाँ 0 है ना. तो जी. अब बताओ कॉम्प्लेक्स 3 ने? सर 4 सर. और कॉम्प्लेक्स लास्ट ने 4 ने 2 2 किया सर. था, है ना. तो जी दैट सर. मीन्स आप लोगों को उधर भी पता चला था कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर से तो प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है. तो यहाँ पे भी बच्चों जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो क्या ऑल्सो होगा? Proton प्रोटॉन transfer. का. प्रोटॉन ट्रांसफर होगा. तो आप लोगों ने देखा होगा जो फियोफाइटिन है उसने इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया था? एक्साइटेड क्लोरोफिल से. जी किसे सर. लिया था? तो अब Cyclic इसी को आप लोग कंटिन्यू कर लेना. इसी अभी सेकंड फंक्शन नहीं लिखना. हाँ? उसमें लिख लेना
pheophytin transfers electron तो जरा किसको दिया था फियोफाइटिन ने किसको इलेक्ट्रॉन दिया था? फियोफाइटिन ने किसको इलेक्ट्रॉन दिया था? सर प्लास्टोसाइनिन सर। प्लास्टोक्विनोन को। किसको? प्लास्टोक्विनोन को। So pheophytin transfers electrons to प्लास्टोक्विनोन। और अब बता दो बच्चों, क्या ये प्लास्टोक्विनोन बताया था मैंने आप लोगों को, क्या ये बेसिकली प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर होता है या ये बेसिकली या प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर सर। वेरी गुड। which is basically a proton acceptor। तो ये बेसिकली प्रोटॉन एक्सेप्टर था, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन किसने दिया? फियोफाइटिन। तो अब क्या होगा बच्चों, जब ये जो ये प्लास्टोक्विनोन था, अब इसको क्या बेसिकली प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है या बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। जब ये प्लास्टोक्विनोन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, तो बच्चों ये प्लास्टोक्विनोन और ये फियोफाइटिन होता है टुवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। जरा ये दोनों किस साइड प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रोमा साइड ऑफ द, लिखो फियोफाइटिन एंड प्लास्टोक्विनोन are present in thylakoid membrane towards the side of stroma। क्लियर? जी सर। तो अब देख लो बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा प्लास्टोक्विनोन में। अब अगर, लेकिन क्या ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है? एक्चुअल में प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब किसके नजदीक है ये? स्ट्रोमा के नजदीक। तो ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन खींचेगा। क्या खींचेगा? प्रोटॉन। और ये बनेगा PQH2। सो इसमें लिख लेना प्लास्टोक्विनोन after accepting electrons from pheophytin। मतलब QA और QB ना सर? हाँ QA और QB आपने लिखाया था फियोफाइटिन के बाद। हाँ, वो QA and Q, उसको QO क्या लिखा था मैंने? सर प्लास्टोक्विनोन सर। हाँ, प्लास्टोक्विनोन। ठीक है। सो लिखो प्लास्टोक्विनोन आफ्टर accepting electrons from pheophytin। Plastoquinone after accepting electrons from pheophytin removes protons from stroma and thus gets converted into PQH2। क्लियर? जी सर। अब बच्चों, क्या ये प्लास्टोक्विनोन अपने पास ही इलेक्ट्रॉन रख लेगा या इसको नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर को देना है? नेक्स्ट देना है सर। जरा वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर बता दो क्या था? सर साइटोक्रोम B6F। वेरी गुड, साइटोक्रोम B6F। अब बताओ दो, ये PQH2 किसको देगा इलेक्ट्रॉन? सर साइटोक्रोम B6F। तो लिखो PQH2 transfers electrons to cytochrome B6F। Transfers electrons to cytochrome B6F, which is present
which is present on the lumen side of thylakoid membrane. क्लियर? जी सर। अब बच्चों बता दो आप लोग मुझे कि अगर PqH2 ने इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F किसकी तरफ है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ल्यूमन की तरफ। तो जब PqH2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा ना? जी सर। और ये हाइड्रोजन फेंक देगा ल्यूमन में। किसमें फेंक देगा? ल्यूमन में। ल्यूमन में। तो लिखो इसमें आफ्टर the loss of electrons, after the loss of electrons, PqH2 releases its protons, to ल्यूमेन तरह क्या? ल्यूमेन ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड। अब बता दो बच्चों, जब ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड में प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? ल्यूमन में दोबारा से प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। So after the loss of electron, PqH2 releases its proton to lumen of thylakoid and leads increase in proton concentration, and leads increase in proton concentration inside the lumen, and leads increase in proton concentration inside the lumen. Look at this will also help to develop what? Proton gradient and what? pH डिक्रीज होगा pH। गुड है। अब प्रोटॉन कहां से बढ़ जाएगा? ल्यूमन में सर, ल्यूमन में। और कहां में कम होगा? स्ट्रोमा में सर। स्ट्रोमा में। और कहां pH डिक्रीज होगा? सर ल्यूमन में। ल्यूमन में। और कहां pH इंक्रीज होगा? स्ट्रोमा में। कहां पॉजिटिव चार्ज आएगा? ल्यूमन में। ल्यूमन के साइड। और किस साइड आएगा नेगेटिव चार्ज? स्ट्रोमा के साइड। स्ट्रोमा के साइड। ठीक है? आर यू डन विद दिस? जी सर। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना, इसी जो अभी हम लोग का जो ये फंक्शन ये वाला चल रहा था ना सेकंड, जी सर। और इसी सेकंड का हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं थोड़ा पॉइंट वाइज। तो इसमें लिख लेना इंक्रीज इन प्रोटॉन will decrease pH in lumen. Increase in proton will decrease pH in what? Lumen. And increase in pH in what? स्ट्रोमा। So यहाँ पे लिख सकते हैं आप the lumen side of thylakoid membrane will attain कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। And stromal side नेगेटिव चार्ज। stromal side will attain negative charge. अब बच्चों पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डेवलप होना, तो मतलब क्या डेवलप हो गया? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप। तो लिखो दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, विल डेवलप। चलो अब अपने दिमाग पे थोड़ा सा और ये डाल दो आप लोग, जो आपने सीखा है उसी से एक्सट्रैक्ट कर दो। अब बता दो, क्या आपको लग रहा है अब
किसी वजह से स्ट्रोमा में और प्रोटॉन्स का कमी होगा, किसी वजह से स्ट्रोमा में और प्रोटॉन्स का कमी होगा। खींच लेगा सर, ल्यूमेन में खींच ना लेगा कौन सर। और कौन स्ट्रोमा में प्रोटॉन रिमूव कर सकता है? क्या कोई और स्टेप आपको लग रहा है स्ट्रोमा से प्रोटॉन रिमूव कर सकता है? प्रेशर डिफरेंस सर, खींच ले। अगर मैं आप लोगों से कहूँ सर, NAD, अगर मैं आपसे कहूँ जो FDR है, अगर मैं आपसे कहूँ FDR थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, अगर मैं आप से कहूँ FDR इज प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, अब बता दो बच्चों, क्या स्ट्रोमा से कोई और प्रोटॉन रिमूव होगा? ये सर FDR से यहाँ ल्यूमेन में आ जाएगा। कैसे FDR से कैसे ल्यूमन में? अब बता दो वो FDR किसको प्रोटॉन देगा? सर FDR ल्यूमेन को देगा सर। ना FDR का फंक्शन क्या होता है? क्या बनाना? FDR का फंक्शन जल्दी बता दो क्या होता है? अरे FDR का फुल फॉर्म क्या था? सर FNR नहीं होना नहीं सर। FN सेवन का आंसर। क्या पूरा फंक्शन क्या था? रिडक्टिव सर, NADPH रिडक्टिव सर। यस NADPH। सर। अब बताओ NADPH बनने के लिए कितना प्रोटॉन का जरूरत होता है? 2। 2 प्रोटॉन। एक मिलेगा पीएच के साथ प्लस रहेगा H पॉजिटिव, है ना? सो दैट मीन्स वो प्रोटॉन भी कहां से रिमूव हो जाएगा? स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा से। सो लिखो FNR, और FNR में लिख लेना FNR is also present, FNR is also present towards the stromal side, towards the stromal side of thylakoid membrane, towards the stromal side of thylakoid membrane, and FNR removes protons from stroma for the production of NADPH। NADPH। बच्चों ये भी क्या लीड करेगा अब? डिक्रीज इन प्रोटॉन ऑफ स्ट्रोमा या इंक्रीज इन प्रोटॉन ऑफ स्ट्रोमा? सर डिक्रीजिंग सर। दिस विल आल्सो लीड डिक्रीज इन प्रोटॉन इन स्टोमा। स्ट्रोमा। वेरी गुड, दिस विल आल्सो लीड डिक्रीज इन प्रोटॉन ऑफ स्ट्रोमा। मींस आप लोग को याद रखना है कि जब भी NADP पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन के साथ मिलेगा? 2। और बच्चों कितना प्रोटॉन चाहिए? 2 प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन चाहिए। तो ये रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल होता है, और यहाँ में जरा बता दो क्या बन जाएगा? NADPH। और प्लस हमेशा क्या कहा था रिलीज होता है? H पॉजिटिव। जैसे उधर सिखाया था वैसे यहाँ पे भी होगा। और अब बताओ एंजाइम का नाम क्या होगा? FNR, FNR। पैराडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज, जिसको हम लोग NADP रिडक्टेज भी कहते हैं। ठीक है, सर। तो अब चाहे अब क्लोरोप्लास्ट जो है, अब वहां पे प्रोटॉन जमा हो रहा है ना अंदर, और स्ट्रोमा में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो अब यहाँ में हम लोग कहेंगे कि एक्युमुलेशन प्रोटॉन हो रहा है, तो इसीलिए थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में डिक्रीज इन पीएच होगा जो यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं 10 ड्यू टू द डिफरेंस, due to the difference in protons, thus due to the difference in protons between stroma and what? Lumen. There will be development of proton gradient, comma which gradient? pH gradient। pH gradient, and what? Electrical potential। potential।
in the chloroplast. क्लियर? तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि ये पीएच ग्रेडियंट जब ब्रेक होगा, जब ये पीएच ग्रेडियंट क्या होगा, ब्रेक होगा, तो ये बनाने हेल्प करेगा एटीपी बनाने में। तो अब वो पीएच ग्रेडियंट मतलब भी, अब प्रोटॉन कहाँ आया, ल्यूमन में, तो बच्चों ल्यूमन से अब प्रोटॉन कहाँ वापस जाएगा, स्ट्रोमा में। तो दैट मींस वो पीएच ग्रेडियंट अब मेंटेन रहेगा या वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और वो पीएच ग्रेडियंट का ब्रेक होना क्या बनाएगा, एटीपी। तो अब वो एटीपी का बनने वाला, और ये जो मैंने आप लोगों को सिखाया अभी, तो ये डायग्राम हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो फिलहाल इसको रिवीजन कर लेना, और ताकि डायग्राम में आपको अच्छा लगे जब मैं डायग्राम बनाऊं। सो इज देयर एनी डाउट? नो सर। नो सर। टेक केयर। थैंक यू सर। वेलकम।